ओके, हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो भी किसी भी एग्जामिनेशन में आए हों। आज मैंने आपके सामने जो पेपर आपको बताया था कि आपको सॉल्व करना है वो था एनडीए के 2021 लास्ट ईयर का पेपर, जो फर्स्ट पेपर था। इसके पहले मैंने आपको जो पिछला टेस्ट लिया था उसमें 2021 के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, जो पार्ट 2 था पेपर का, वो मैंने सॉल्व करवाया था। उसके पहले जो अभी 10 अप्रैल को पेपर हुआ वो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ नहीं डिस्कस किए हैं, वो हम लोग फ्यूचर कोर्स में करते रहेंगे। हमारा फोकस ये है कि कम से कम अब से आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। उससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, एक पैटर्न समझ में आएगा कि एनडीए एक्चुअली इंग्लिश के पेपर में आपसे डिमांड क्या करता है। सिर्फ ऐसे ही सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से, ग्रामर नोट कर लेने से या वोकैब नोट कर लेने से काम नहीं बनेगा, है ना। काम पर्पस तो तब सॉल्व होगा जैसे आपने अभिषेक के आपके परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, लक्ष्मी जी आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन अभी भी वो पार पे नहीं है। मतलब 50% अगर आप कर पा रहे हो तो इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी सी ज़्यादा है। जब तक आप इंग्लिश में 70-80% आप सही नहीं करोगे तब तक बाकी के सेक्शंस में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओ नहीं कर पाओ मुझे पता नहीं है ना। तो मैं अपने पेपर में कोशिश मेरी ये है कि आप कम से कम 70-90% क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। अटेम्प्ट आपने किया है बट उसमें कुछ चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, एनडीए का जो 2021 का पेपर है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए टेस्ट में दिए थे, 25 क्वेश्चंस, बट 25 क्वेश्चंस और रह गए हैं, ठीक है। उन 25 क्वेश्चंस का पूरा सेट यहाँ पर जो हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं वो पूरा का पूरा सेट डिस्कस करेंगे। हम लोग कोई एक पार्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, ठीक। तो पिछले कुछ समय से जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो एक ही टाइप का है, ठीक है। जिसमें कि क्या करते हैं कि वो 10 क्वेश्चंस देते हैं एंटोनिम्स के, 10 क्वेश्चन देते हैं सिनोनिम्स के, 10 क्वेश्चन होते हैं इडियम्स और फ्रेजेस से। मतलब वोकैब आपकी आ जाती है 30 मार्क्स की। फिर जो ग्रामर आप पूरा पढ़ रहे हो उसमें से 10 मार्क्स का आपका आ जाता है, फिर इन द ब्लैंक्स आ जाता है, या सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाता है, या कुछ भी ऐसा आ जाता है, ठीक। या फिर उसके अलावा 10 मार्क्स का आ जाता है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रामर आपकी 20 मार्क्स में हेल्प कर रही है और बाकी 30 मार्क्स में आपकी वोकैब हेल्प कर रही है, ठीक है। और हमको दोनों को लेकर के एक साथ चलना है, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा ये था, हर स्माइल वॉज कंटेजियस। कंटेजियस का क्या मतलब होता है? कंटेजियस का मतलब होता है कुछ भी ऐसा, जैसे कोरोना वायरस क्या था, क्या था, कैसी बीमारी थी? एक दूसरे को टच करने से फैलती थी ना। हिंदी में ऐसी बीमारियों को बोलते हैं संक्रामक रोग, जो एक दूसरे के थ्रू फैलते हैं, ठीक है ना। आपके टच में आने, जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, वायरल फीवर होता है ना, तो वो भी कैसे फैलते हैं? आपका अगर आप कोई कंटेजियस, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको हुआ है, आप उसके टच में पहुंचते हैं तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो कंटेजियस का मतलब क्या हो गया? संक्रामक, जो इजीली फैल सके। तो एरोगेंट का क्या मतलब होता है? एरोगेंट का तो कोई मतलब ही नहीं। एरोगेंट का मतलब जिसके अंदर एरोगेंस हो, कहने का मतलब घमंड हो, ईगो हो, इगोइस्टिक नेचर का हो, गुस्सा भरा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं एरोगेंस। डिसरिस्पेक्टफुल तो आपको पता ही होगा, डिस पता है नेगेटिव है, रिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान करना, तो ऐसा पर्सन जो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। सार्कास्टिक का तो मतलब होता है कि एक अलग तरीके से किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। और कैचिंग का क्या मतलब होता है? कैचिंग का मतलब हो गया सीधी सीधी बात कंटेजियस। कैचिंग का मतलब फैलने वाला, है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा? कैचिंग, ठीक है ना। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, ठीक है। उसका जो डायनेमिक स्वभाव है, डायनेमिक पढ़ा है, फिजिक्स में 2 ब्रांचेस होती हैं, डायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, पढ़ा है कि नहीं? 2 टाइप की एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और है ना, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा।
बोलते हैं ना। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिज, जिसमें क्या होता है? जिसमें चेंज होता है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, उसे हम डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है ना। एंड्योरिंग तो बर्दाश्त करने की क्षमता से रिलेटेड होता है। अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति होता है। एवोल्यूशनरी और जेलस, जेलस मतलब क्या है? जलन रखने वाला, ईर्ष्या रखने वाला। ठीक है ना। और एवोल्यूशनरी का मतलब वैसा चीज जो कि लगातार बदल रहा हो। एवोल्यूशन पढ़ा है ना, साइंस में हम पढ़ते हैं, ईवीएस में, एनवायरनमेंट में एवोल्यूशन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन बनते हैं। इंसान किस तरह से बना? बंदर से बना, है ना। तो लेकिन क्या एक दिन में बन गया? नहीं। इंसान का जो स्वभाव है और जो चीजें, दिमाग धीरे धीरे विकसित होता गया। पहले बंदर की तरह था और धीरे धीरे विकसित होते हुए आज जिस कंडीशन में है वो अभी है। तो डायनेमिक का मतलब जो चीजें बदल सकें, तो एवोल्यूशनरी का मतलब भी जिस चीजों में बदलाव हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? सही था आप लोगों का ये? यस सर, पहला दूसरा सही। पहला और दूसरा दोनों ही सही था। चलिए आते हैं लेमेंटिंग। लेमेंटिंग का क्या मतलब होता है? सेलिब्रेटिंग नहीं, सेलिब्रेट करने का मतलब, लेमेंटिंग का मतलब होता है उदासी भरा कुछ। She was lamenting her destiny, वो अपने परिस्थितियों को, या डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य। वो अपना हमेशा भाग्य को कोसती रहती है। ब्लेमिंग, विलाप करते रहना। ब्लेमिंग नहीं होगा, बिमोनिंग होगा। मोनिंग का मतलब क्या होता है? मोनिंग का मतलब होता है चुपचाप दबी आवाज में विलाप करना, रोना धोना। तो बिमोनिंग का मतलब भी होता है रोना धोना, अपने आप को कोसते रहना। ठीक है ना। हम जिंदगी में करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, है ना। ऐसा सोचते हैं लोग? यस सर। हाँ जाना तो हम चांद पे चाहते थे लेकिन कायदे से रोड पे भी नहीं चल पा रहे हैं। ब्लेमिंग करने का मतलब तो होता है दोष देना, है ना। और मेकिंग का मतलब तो बनाना होता है ना, कुछ भी चीज को बनाना। ठीक। तो अगर आप, एक और तरीका है इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने का, वो है इस पर्टिकुलर, इसीलिए पहले यूपीएससी, अभी भी आप देखेंगे एसएससी वगैरह में इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस में ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा होता है, उसमें आपको रटना पड़ता है। यहाँ आपकी हेल्प के लिए एक सेंटेंस दिया गया है, आप कोशिश करें तो इस सेंटेंस के थ्रू भी आप मीनिंग निकाल के अंदाजे से पहुंच सकते हैं जहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, समझ रहे? तो चलिए, आपको फोकस इसी बात पे करना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जो ऐसा नहीं कि कहानी कथा की तरह सुनते चलना है, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, समझ में आया? पेपर है, तुम्हारे पास पेपर नहीं है मुस्कान? लिखो तो लिख तो लो, एटलीस्ट राइट ऑप्शंस तो लिखते चलो जरूर। अच्छा देखो, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने आपको 25 दिए हुए पेपर में, क्योंकि 50 देता बहुत बड़ा पेपर हो जाता है आपके लिए, 1 घंटे या 45 मिनट में करने के लिए। ठीक, एग्जाम में आपको पर्याप्त समय मिलता है और एग्जाम का एक एनवायरनमेंट अलग होता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपके इसमें नहीं है नोट है, वो आपको अपने नोटबुक में नोट भी करने हैं। ठीक है, उससे आपकी वोकैब के लिए भी काम आएगा और सारे सेगमेंट्स के लिए भी काम आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, अब देखिए चौथा क्वेश्चन। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक समझते हो? केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुना है? कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, है ना। हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। ठीक, लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक का मतलब कुछ और है। चलिए हम और वर्ड्स देखते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन में बंधा हुआ। अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब, यूजुअल मतलब जो कॉमन है, अनयूजुअल मतलब जो कि अनकॉमन है। स्पीडी मतलब तेज, और नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से। और ऑर्गेनिक का मतलब, ऑर्गेनिक फार्मिंग सुनी है ना? यस सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जिसमें हम जो नेचुरल, जो हमारी ट्रेडिशनल टैक्टिक्स हैं फार्मिंग करने की, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जो आजकल हम फार्मिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं? हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी ख़राब है, प्लस जो उसके आसपास जो जानवर उसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया? नेचुरल। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। ओरेटरी मतलब क्या होता है, पता है ना? एक मैंने वर्ड लिखवाया था आपको, याद हो तो, डेमागॉग।
डेमागॉग लिखवाया था, डेमोग्राफिक से बना हुआ था, डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक, ये रूट वर्ड बताया था। डेमो, जहां भी डेमो वर्ड आए तो इसका मतलब होता है लोगों से जुड़ा हुआ। डेमागॉग मतलब ऐसा पर्सन जो लोगों को उत्तेजित करके भीड़ को भड़काने वाला भाषण देता है और लोगों को जैसे भड़काऊ भाषण दे के लोग भीड़ से मॉब लिंचिंग कराते हैं ना, कुछ कराते हैं, तो ऐसे लीडर को बोलते हैं डेमागॉग। ठीक, और क्रेसी मतलब होता है शासन करना, डेमो मतलब होता है लोग, जैसे यहाँ पर आया ना लोगों को भड़काने वाला, तो लोगों का शासन क्या होता है? लोकतंत्र, जो हमारे देश में है। और डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक का मतलब है, डेमो मतलब लोगों का, ग्राफिक मतलब इंफॉर्मेशन, तो लोगों की इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर बहरहाल हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब था ओरेटरी। ओरेटरी का मतलब क्या होता है? चलिए एक एक वर्ड को देखते हैं। नोबेलिटी, नोबेल, नोबल से बना हुआ नोबेलिटी। नोबल का मतलब? नोबेल उपन्यास, वो तो नॉवेल है। नोबेल, नोबल कॉज बोलते हैं, अच्छा काम, ठीक है ना। तो नोबल कॉज का मतलब होता है नोबल पर्सन, बहुत महान आदमी है, ठीक है ना। आइंस्टीन या रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ नोबल राइटर, ठीक है ना, तो नोबल राइटर बोलते हैं। तो नोबेलिटी मतलब महानता से बना हुआ। लुक्स, लुक्स मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, लुक्स बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डेसिट बताने की कोई ज़रूरत नहीं। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब होता है ओरेटरी। ओरेटरी स्किल होता है बोलने की क्षमता या बोलने की कला। ओरेटर बोलते हैं ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, समझाता है। तो कौन अच्छा वक्ता है इस समय हमारे देश में? संबित पात्रा। यस सर। संबित पात्रा अच्छा नहीं लगता? ओरेटरी एक स्किल है बेटा। इज आई ओरेटर? हाँ, ही इज अ गुड ओरेटर, इज नॉट योर टीचर, ही इज अ गुड ओरेटर, यू कैन से। हाँ, वो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। ओरेटर होना एक स्किल के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है, तो उस पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही। चलो, ही इज अ पैट्रन ऑफ आर्ट कल्चर। क्या होगा? पैट्रन का मतलब क्या होता है? चल, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो रिस्क लेकर के नया बिजनेस शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन ऐसे जनरल हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है ना। एडमायरर, एडमायरर मतलब एडमायर करने वाला, किसी को तारीफ करने वाला। क्रिटिक, किसी की बुराई करने वाला। और बैकर, किसी को बैक करने वाला, किसी का समर्थन करने वाला, किसी का सपोर्ट करने वाला। तो पैटर्न भी वही होता है, सी इज पैटर्न ऑफ आर्ट कल्चर। वो सपोर्ट करती है किसको? आर्ट कल्चर को वो सपोर्ट करती है। तो पैटर्न का मतलब होता है बैकर, यानी कि सपोर्ट करने वाला, ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे को बैक कर रहा है, सपोर्ट। जैसे आपके घर में ये पैटर्न बना किससे है? इसी से मिलता जुलता सब आपने पेरेंट्स सुना है ना। यस सर। पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को पुश करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करें। तो पैटर्न भी ऐसा पर्सन जो कि आपके गार्जियन नहीं है, पेरेंट नहीं है, बट ऐसा पर्सन जो आपकी फैमिली से ना होकर के बाहर से है, जो कि आपको सपोर्ट करता है आपके अच्छे कॉज, आपके अच्छे काम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चल, एरोगेंस तो पता ही है, कुछ बताने लायक है इसमें? एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। हॉलमार्क समझते हो? नो सर। हॉलमार्क, अरे किताबों पे एक होलोग्राम लगा होता है। किसी भी चीज, जब सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट किसी चीज को सर्टिफाई करना होता है, जैसे गोल्ड होता है, जब गोल्ड परचेस करने जाते हो तो उसमें देखोगे ऐसे एक मार्क बना रहता है। तो मेरी आर्ट बहुत माशाल्लाह है। ट्रायंगल की तरह बना होता है, कुल मिला के ये समझो, ट्रायंगल का बना होता है, बीच में एक सर्किल टाइप का होता है, ठीक है। इसको BIS हॉलमार्क बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ऐसा गोल्ड जिस पे BIS हॉलमार्क ना हो उसको खरीदना या बेचना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि ज़रूरी जो आपने गोल्ड खरीदा हुआ है, अगर उसमें BIS मार्क नहीं तो गवर्नमेंट सर्टिफाई नहीं करती कि जितना सोना आपको बताया जा रहा है उतना ही है।
जैसे जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपसे 24 कैरेट का तो कुछ सामान मिलता नहीं है, 22 कैरेट मिलता है, 18 कैरेट होता है, 20 कैरेट होता है, इस तरह सामान मिलते हैं ना गोल्ड के। प्योरिटी कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। यस सर। तो उस आधार पे, लेकिन गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है अगर कोई गोल्ड आपने परचेज किया है तो उसमें अगर ये मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जितना कमिटमेंट किया जा रहा है उतना उसमें सोना मौजूद है। तो हॉल मार्क का मतलब होता है निशानी, ठीक। तो एरोगेंस का क्या मतलब? एरोगेंस तो आपको पता ही है ना, एरोगेंस बताने की जरूरत नहीं। कंसर्न मतलब जिसके बारे में आप चिंतित हो। सिंप्लिसिटी मतलब आसान। अनप्रिटेंशियसनेस, प्रिटेंड करने का मतलब दिखावा करना। यस तो ऐसा पर्सन जो कि दिखावा नहीं करता है, ऐसा पर्सन जो दिखावा नहीं करता वो हमेशा किस मूड में रहता है? गुस्से में रहता है, हमेशा एरोगेंट बना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते रहिए। ये थोड़ा सा कैसा वर्ड है? ये थोड़ा सा टफ वर्ड है जो कि आपको समझने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये बेसिकली आर्मी वगैरह में इस्तेमाल होता है। रिकंसिनेंस, रेनेसा भी इससे मिलता जुलता वर्ड है। ये थोड़ा टफ वर्ड है, इससे रिलेटेड चीज़ें शायद आपको नहीं पता होंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जो क्लियर मीनिंग है वो होता है इन्वेस्टिगेशन, चीज़ों की जांच पड़ताल करना। यस सर। ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, ये टफ है और इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक। अगर ये एग्ज़ाम में एक बार आया है, ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से आए, लेकिन इससे मिलता जुलता वर्ड आ सकता है, समझ में आना चाहिए आपको। हो सकता है किसी और तरीके से इस्तेमाल में आ जाए, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करो। हाँ, इसका मीनिंग होगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हो गया? यस। हाँ भाई, अब देखो, माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका मतलब प्राइड, घमंड, मेरी बेटी मेरा घमंड है। लव, प्यार है। ओरिजिनल मतलब वास्तविक है, नहीं क्लोन है, क्लोन मींस व्हाट? कॉपी। क्लोन समझती नहीं समझती? क्लोन, क्लोन यस सर, समझ। क्लोन समझ में आया ना? यस सर। क्लोन क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी दूसरे के जैसा एकदम लगता है, अगर थोड़ा बहुत आप मैच करते हैं किसी से, जैसे अपने आप फैमिली में अपने मदर से कहते हैं नहीं कि ये बेटा माँ पे गया है, बच्ची जो है बाप पे गई है ना, बताते हैं ना लोग। तो जब थोड़ा बहुत मिलता है तो उसको बोलते हैं रिजम्बलेंस। जब थोड़ा बहुत मिलता है, हाँ थोड़ा बहुत लगता है कि अपनी माँ पे गई है, फिर बताता है अगला आदमी नहीं नहीं मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ा बहुत जो है अपने पापा पे गई है, ठीक। यस। लेकिन फाइनली एक तो और आता है, वो कहता है नहीं ये तो अपनी दादी का क्लोन है, मतलब हूबहू लगती है, एग्जैक्टली कॉपी लगती है, ठीक है। तो क्लोन मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी, और थोड़ा बहुत हाँ डुप्लीकेट भी आप कह सकते रेप्लिका मींस डुप्लीकेट, आई हैव सीन। हाँ। और रिजम्बलेंस का मतलब थोड़ा बहुत छवि आना या थोड़ा बहुत चेहरा मैच करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ द सार्डोन, चलिए हम लोग इसी में फंसे रह जाएंगे, हम लोग कुछ आगे करते हैं, थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी दिमाग लगाओगे। चलो आगे देते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं ना, वाला सेगमेंट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक। ही फाउंड हर अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। तो अट्रैक्टिव मतलब तो पता है ना। अच्छा ये कौन सा सेक्शन है? ये एंटोनिम्स का सेक्शन है, ठीक। उसके पीछे हम क्या देख रहे थे? हम सिनोनिम्स देख रहे थे, अब ये एंटोनिम्स का सेक्शन है, ठीक। तो बताओ भैया क्या है? ही फाउंड हर अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। तो अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव मीन टू अट्रैक्ट, रिपल्सिव मतलब टू गेट। हाँ, तो रिपल्सिव मतलब दो तरीके के फोर्स ही होते हैं मैग्नेट में। अगर आप सेम पोल्स को सामने लाते हो तो क्या लगता है? तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अगर आप अलग अलग पोल्स को सामने लाते हो तो उसमें अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपल्सिव, ठीक। यस सर। द स्काई इज बाउंडलेस। बाउंड का मतलब बाउंड मींस हैविंग सम बाउंड्री। बाउंड्री। तो बाउंडलेस का मतलब बाउंडलेस मींस एग्जैक्टली जिसकी बाउंड्री ही ना हो। वास्ट
एंटोनिम बताना है। फाइनाइट। फाइनाइट, ठीक है ना। यस सर। जो निश्चित हो वो फाइनाइट है, यस सर। और जो अनिश्चित हो वो बाउंडलेस है। इनफाइनाइट है। बाउंडलेस है, वास्ट है ना। वास्ट मतलब भी कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। बाउंडलेस मतलब भी बाउंड्रीज नहीं है। इट कैन हैव सम बाउंड्री। हाँ, इट कैन हैव, बट लेकिन फिर भी अगर आप एक बात करोगे तो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। एक्सपेंसिव मतलब तो महंगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर। आई मींस रिच। हाँ, यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, ठीक। चलिए अगला देखिए। द स्काई इज क्लियर। क्लियर का अपोजिट, क्लियर मतलब साफ दिखना है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेक। ओपेक। ओपेक का क्या मतलब हो गया? मीडियम वेयर लाइट गेट पास। हाँ नहीं, रिफ्लेक्टेड। हाँ, ओपेक एक ऐसा मीडियम होता है कि जैसे ये एक चीज है, ठीक है ना, एक मिरर है, ठीक। तो मिरर दो टाइप के हो सकते हैं ना। मिरर दो टाइप के हो सकते हैं, एक से जिससे लाइट पास हो जाए, और एक जिससे लाइट जो है अगर उसकी जो है सरफेस पे हम कुछ कलर कर देंगे तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो क्लियर वो होगा जिस ग्लास के हम सी थ्रू पार आर पार देख सकें, वो ग्लास क्या होगा? क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा। लेकिन जिसके आर पार नहीं, जिसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो कैसा होगा? वो ओपेक होगा। क्लाउडलेस का यहाँ कोई सेंस नहीं, ब्लू का यहाँ कोई मतलब नहीं, ठीक। ब्लू स्काई से लोग मेजर करते हैं, हमें लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने गलत क्यों लगाया हो कि स्काई दिख रहा है तो चलो अच्छा क्लियर स्काई है तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। आई हैव फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन या फिर जिसके प्रति फैसिनेशन और अट्रैक्शन में एक फर्क है। फैसिनेशन का मतलब होता है जैसे आई हैव फैसिनेशन अबाउट शाहरुख खान, आई हैव फैसिनेटेड, यू कैन से क्रश आप कह सकते हो, मतलब कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट मेरे पास है नहीं, है ना। अट्रैक्शन का मतलब तो कोई है पर्सन जिससे हम अट्रैक्टेड हैं, वो एक अलग चीज़ है। फैसिनेशन एक अलग लेवल पे चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर है आई हैव फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स, मतलब गहरे पानी से अगले बंदे का लगाव है, ठीक। तो डीप का मतलब गहरा, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? शैलो। बताया था ना मैंने, डीप फ्राई बताया था, शैलो फ्राई बताया था, है ना। पूड़ी बनाते हैं तो डीप फ्राई हो जाता है, कबाब बनाते हैं तो शैलो फ्राई हो जाता है। कबाब खाया? अरे वेज कबाब तो खाओ। अरे जो वेजिटेरियन है उसके लिए कह रहा हूँ, वेजिटेरियन हो ना तुम, तो वेज कबाब खाओ, लेकिन खाओ। नहीं ऐसा मत करो। My boss has been too generous. Generous का मतलब? ऐसा बता देता है। Generous means too generous means दो पोते। जनरस का मतलब थोड़ा सा दयालु या बड़े दिल वाला आदमी है, खूब जनरस है, खूब पैसा वैसा खर्चा करता है। सर भी बहुत जनरस हैं, हमको एसी रूम दे रखा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना। चलती नहीं वो ठीक है भाई, लेकिन सर की महानता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जनरस का मतलब महानता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रफ नहीं, एविल नहीं, हॉस्टाइल नहीं, स्टिंगी। स्टिंगी मतलब कंजूस आदमी, ऐसा पर्सन जो कि बहुत कंजूस हो, ठीक है। अब वो आप लोग समझ लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। स्प्रिंग का मतलब कौन सा सीजन? गर्मी। गर्मी से पहले का, बसंत बहार बोलते हैं ना। तो स्प्रिंग का सीजन होता है जब पौधे क्या करते हैं? ब्लूमिंग करते हैं, खूब फूल खिलते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ ग्रीन कुछ रेड। आप जब जाएंगे गार्डन्स में, ट्यूलिप गार्डन वगैरह होते हैं ना, जैसे आप वहाँ आप मैंने भी नहीं देखा है बट टीवीज़ वगैरह में देखा है कि जो अपना मुगल गार्डन है जहाँ अपने प्रेसिडेंट रहते हैं, तो वहाँ पर भी स्प्रिंग के सीज़न में खूब सारे पौधे होते हैं, उनको देखभाल करते हैं हमारी। आप जाएँ तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिंग इज़ अ टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हों,
ठीक है। तो कहने का यहाँ अगलीनेस का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। रफनेस का कोई मतलब है? नहीं। ड्राइनेस का कोई मतलब है? नहीं। स्कैर्सिटी का मतलब कमी। देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन माई एरिया। मेरे एरिया में पानी की क्या है? कमी है, पानी आता नहीं है ना। तो स्कैर्सिटी का मतलब हो गया कमी, प्लेंटी का मतलब हो गया ज्यादा। और एक और वर्ड होता है इनफ, जो प्लेंटी और स्कैर्सिटी के बीच में हो। Yes, sir. वो होता है क्या? पर्याप्त। मतलब इतना ज़्यादा भी पानी नहीं है कि हम बहा रहे हैं, है ना, और इतना कम भी नहीं है कि पीने को नहीं मिल रहा है। हाँ, बस है, काम चल जा रहा है भगवान की दुआ से। चलिए, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हम हर सेक्शन से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस छोड़ते भी चलेंगे ताकि आप इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ। इस पेपर को आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो पूरे 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में वो करवा दूंगा, क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र करवा दूंगा PDF इसका, ठीक। चलो भाई, इंडस्ट्रियस का क्या मतलब हो गया? एक ऐसा पर्सन जो कि इंडस्ट्री में काम करता हो। Active है। एक्टिव? No, productive. अरे बेटा, भूल जाती हूँ, क्वेश्चन एंटोनिम का है, Oh, तो क्या हो जाएगा? Lazy. लेजी। ऐसा पर्सन जो कि आलसू, इंडस्ट्रियस तो मेहनती हो गया, प्रोडक्टिव भी मेहनती मान लो, एक्टिव भी थोड़ा सा Synonym. डिसलॉयल। अरे मैंने अभी तो बताया कि एंटोनिम कर रहे हैं हम लोग। तो लेजी मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? Lazy. सुस्त हो। देयर वॉज अ लेडी, सॉरी लेजी डॉग, मैनली डॉग। देयर वॉज अ लेजी डॉग। नहीं, ये लाइन नहीं है। जब टाइपिंग आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें एक लाइन बोली जाती है, द कैट जम्प्ड अपॉन द लेजी, द ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। ये एक लाइन है, कभी लिखना। द ब्राउन फॉक्स, हाँ, द ब्राउन, सारे वर्ड्स आते हैं A to Z। चलिए, प्लांट्स ग्रो इन एबंडेंस हियर। ग्रो का मतलब To grow up. उगना. तो सूखने का क्या मतलब हो गया? स्ट्रेस तो नहीं हो सकता। स्प्रेड मतलब भी फैलना, इनलार्ज मतलब भी फैलना, है ना। शुड मतलब सिकुड़ना या सूखना, ठीक। हाँ, समझ में आया? Yes, sir. चलिए अब हम आगे सेक्शन, इस सेक्शन को भी छोड़ रहे हैं, अगले पे चलते हैं। ये देखिए, ये वाला जो है कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में है, ठीक है। चलिए, ओवर स्टेप द मार्क, ये किया है आप लोगों ने, क्या किया है इसका, क्या समझ में आया? तो ओवर स्टेप द मार्क का मतलब समझ में आया था, आप लोगों ने किया है ना, ये क्वेश्चन था ओवर स्टेप द मार्क, क्या किया था, समझ में आया था? मैंने बताया है इडियम और फ्रेजेस में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। मार्क का मतलब तो हो गया निशान, ओवर स्टेप मतलब होता है उसी निशान पर पैर रखना या उसके पीछे पीछे चलना, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, नो। टू स्टेप इनटू समवन एल्सेस एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, टू अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, ये हो सकता है। टू ओवर स्टेप द मार्क, B is the correct meaning of that. टू स्टेप इनटू समवन एल्सेस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, नहीं, किसी दूसरे के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में इंटर करना नहीं। टू अपसेट समवन, किसी और को डिस्टर्ब करना बताते हुए या करते हुए उससे ज़्यादा बेहतर जिससे तुमसे उम्मीद की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैल्सी वैल्सी फ्रेंड क्या होता है? बहुत कॉमन फ्रेज है ये, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब होता है गुड फ्रेंड्स, बस। फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी सर्टेन नहीं है। पैल्सी वैल्सी फ्रेंड मतलब बस अच्छे दोस्त, डिफिकल्ट सिचुएशन में काम आते हैं नहीं आते हैं वो तो बात की बात है, वो देखा जाएगा। मतलब कि हर जगह साथ रहना। चलो अच्छा ठीक। ओपन अ पैंडोरास बॉक्स, पैंडोरास बॉक्स समझते हो क्या होता है पहले? No, sir. पैंडोरास बॉक्स होता है एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कोई एक ऐसी चीज़ बंद है जो कि जिसके बारे में इमेजिन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में बताया नहीं है, जिसे गोपनीय रहस्य कह सकते हो आप हिंदी में, ठीक है। बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पैंडोरास बॉक्स। तो ऐसे किसी बॉक्स को खोलना, टू डू समथिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन,
To do something that causes a lot of new problem that you did not expect. To do something beyond expectation. नहीं, ये नहीं. To do something beyond expectation. ऐसा कुछ करना जिसकी उम्मीद ना की जा रही हो. ठीक है ना? चलिए. हाँ, सी वाला. Pull your socks up. Socks up का मतलब तैयार हो ना, कपड़ा पहन के, नो सर, जूते मोजे पहन के तैयार हो लेना. मुझे उतारना. हाँ, ये दो चीजें होती हैं. पुल योर सॉक्स अप तो ये हो गया, और हैंग योर बूट्स. हैंग योर बूट्स दो चीजें हैं. पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है तैयार हो जाओ, तुम्हें चलना है, तुम्हें कुछ करना है. और हैंग योर बूट्स का मतलब होता है अपने जूते ले जाके टांग दो, तुम्हारा काम हो गया खत्म. ठीक है. तो सॉक्स अप करने का मतलब होता है कि जूते मोजे पहन लो, तैयार हो जाओ और तुम्हें काम पे जाना है. ठीक. टू गेट वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन नहीं. इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर नहीं. टू स्पीक इन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन नहीं. टू बी इन अ कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन सीक्रेटली नहीं. यार इसके ऑप्शन सही नहीं है. इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर, हाँ ये हो सकता है. इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर, इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि भाई काम करने के लिए तैयार हो जाओ. अगर आपका कोई सीनियर आपको डांट रहा है, ठीक है, पुल योर सॉक्स अप एल्स आई विल फायर यू फ्रॉम द कंपनी. ठीक. अगर ऐसा कोई कह रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अपने काम को सुधारो, नहीं तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा. ठीक है ना. तो इम्प्रूव योर वर्क बिहेवियर ये हो सकता है, बाकी और तो नहीं. एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये इसके. ठीक है. और ऐसा होता भी है, इडियम्स में चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती हैं. ठीक. मिलती जुलती होती हैं. टर्न, टॉपसी टर्वे, अ क्लैरियन कॉल. अ क्लैरियन कॉल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट. चलिए और चीज़ें देखते हैं. फायर इन द बेली का मतलब बेली समझते हो? पेट. हाँ, भूख लगना. सॉरी. और मतलब किसी की याद आना बार बार. ऊपर की फर्स्ट नंबर. अब चला गया ना, आ जाएगा. हाँ, फायर इन द बेली. फायर इन द बेली का मतलब सर हम बताएं. पावरफुल एम्बिशन. फायर इन द बेली. बेली मतलब पेट. पेट की आग. पेट की आग मतलब भूख लगना. यस सर. हाँ, भूख लगना या फिर किसी की याद आना. पावरफुल एम्बिशन एकदम ठीक बताया तुमने. लव एंड डेडिकेशन नहीं हो सकता. लेथार्जी एंड डिफरेंस ये भी नहीं हो सकता. लेथार्जी मतलब तो थका हुआ होना. फियर एंड हेटेड. पावरफुल एम्बिशन मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा करने की भूख है जो आपकी सोने नहीं दे रही है. ठीक. ऐसा करने की भूख, अच्छा करने की भूख है जो आपको सोने नहीं देती है. ठीक है. तो ऐसी विश को क्या बोलते हैं? फायर इन द बेली, पावरफुल एम्बिशन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सेशन पे पहुंचते हैं. आई होप कितना टाइम हो गया सर? 5:40. ठीक है. तो हम लोग अब ये जो, हाँ ठीक है, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को देखते हैं. क्रॉस नहीं हो रहा. चलो ये क्या है? 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड ABCD. रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर. स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन अब आएंगे. ठीक है. चलिए यू डोंट हैव अ, चलिए इससे कुछ ही क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आज. यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग. अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू. क्या मतलब हो गया? मतलब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? यू डोंट हैव, सिर्फ तुम, अ मोनोपोली ऑन सफरिंग. सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो जिसका एकाधिकार है दुख पर. अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू. और भी लोग हैं जिनके पास समस्याएं हैं और प्रॉब्लम है. डोंट हैव सर. हाँ एकदम सही. यहाँ डोंट नहीं होना चाहिए था. पहली बात तो एक चीज याद रखना, जहां ये TOO आए तो टू का भी सेंस क्या होता है? निगेटिव के सेंस में होता है. बोलते हैं शी वॉज टू वीक टू स्टैंड. वो इतनी कमज़ोर है कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती. ही वॉज टू वीक टू रन.
वो इतना कमज़ोर है कि वो भाग नहीं सकता। तो जब भी TOO का यूज़ होता है तो हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, उसके साथ कभी भी नॉट नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पहली बात तो टू आया है, डोंट आया है, तो डोंट तो यहाँ होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, सी पार्ट गलत हो गया। वैसे भी इसका मीनिंग क्या बता रहा है कि तुम ही दुनिया में इकलौते आदमी नहीं जिसके पास दुख कष्ट है, और बाकी भी दुनिया है जो बहुत दुख है। हाँ और जैसे एक दुख नहीं हाँ, तो दुनिया में सभी के पास बहुत सारा दुख पड़ा हुआ है, जितना गम मांगोगे उतना दे देंगे, है ना। इसीलिए किसी से गम नहीं मांगना चाहिए। 5 रुपए की आती है सर, हम तो दे देते हैं। तुम दे देती हो चलो कोई बात नहीं। इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑन क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स। चलो इसको भी समझ नहीं पाओगे तुम लोग, अभी इसका रूल्स पढ़ाया नहीं है मैंने। He refused to change his decision, he refused it। चलो ये ध्यान दो, बताओ, ये थोड़ा बहुत बताया, वर्ब में थोड़ा बहुत समझाया। He refused to change his decision, he refused it, point out। क्या है प्रॉब्लम है सेंटेंस में? He refused to change his decision, उसने मना कर दिया कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। He refused this, point out, और मना कर दिया कि मैं बताऊंगा भी नहीं क्या है। दोनों ही बातें उसने एकदम क्लियर कर दी है। अब आपको ये समझना है कि कहाँ एरर है। देखो ये वाला सेंटेंस देखो, ही लिखा है, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। रिफ्यूज क्या है? वर्ब, सॉरी वर्ब है ना ये। इट फिर से बीच में आया है। अब पॉइंट आउट भी क्या होता है? वर्ब। किस सेंटेंस में 2 वर्ब आ सकती है इस तरीके से? तो ही रिफ्यूज टू पॉइंट आउट। इसको हम क्या करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आती हैं, ठीक है ना, तो उसमें उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक को इन्फिनेटिव बना देते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर हम इसकी बात प्ले लिख दें तो क्या ये सही होगा? नो सर, टू प्ले। या फिर जैसे इन्होंने टू स्कूल तो गलत लगा दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पर हम लिखते ही इज गोइंग प्ले, तो क्या ये सही होता? नहीं होता ना। यहाँ पर हमको बताना पड़ता क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका सेंस क्या है, हम यहाँ पर इसको टू में कन्वर्ट करके इसको इन्फिनेटिव बना देते हैं और ये काम करने लगता है क्या? सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। इन्फिनेटिव जीरंड का क्या मकसद है? यही मकसद है किसी सेंटेंस में ना। चल 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन में चलें क्या? Each of the following sentence in the section has a blank space and 4 words group of words। चलो fill in the blanks टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। अब बताओ। There was a time when West Germany was a distinct, क्या होगा? डिस्टिंक्ट। हाँ, डिस्टिंक्ट मतलब अलग। यस सर। वेस्ट जर्मनी तो समझ ही रही हो, पश्चिमी जर्मनी है ना, जर्मनी के बारे में बात हो रही है। हायरार्की, पॉलिसी तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, पॉलिटी मतलब भी नहीं यहाँ पर होता। एब्स्ट्रैक्ट मतलब तो कुछ अलग सोच, पॉलिसी का मतलब होता है नीतियाँ, पॉलिटी का मतलब होता है राजतंत्र, और हायरार्की का क्या मतलब है? हायरार्की का मतलब होता है एक लेवल, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट में हम बात कर रहे हैं कि एक क्या होंगे, एक मैनेजर है, फिर नीरज सर है। हाँ, तो किस तरह से आप एक हायरार्की सेट करते हैं, लेवल बाय लेवल सेट करते हैं। तो जर्मनी में ऐसा समय था कि वहाँ पर एकदम क्या थी? डिस्टिंक्ट हायरार्की थी, एकदम अलग हायरार्की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज विद द फिल्म, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। क्या होगा? सर Disappointed. सर ए शट अप। Disappointed. डिसअपॉइंटेड। यस सर। डिसअपॉइंटेड या डिसअपॉइंटिंग? Sir, disappointed. डिसअपॉइंटेड। आई वाज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड होगा, ठीक है, एकदम सही। यू आर ट्राइंग टू कंफ्यूज अस। एनॉइंग और प्रेजुडिस नहीं हो सकता। प्रेजुडिस मतलब पहले से किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना, एनॉइंग का मतलब एनॉइंग ओ मिस हो गया है,
स्पेलिंग करा था। Annoying to- अनोइंग का मतलब किसी को परेशान करना। डिसअपॉइंटिंग यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर पार्टिसिपल के फॉर्म आएगी, डिसअपॉइंटेड आएगा। Yes. ठीक है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। मैं अब फिल्म से बहुत निराश हुआ, जैसे हीरोपंती देख के बहुत निराश हुए ना, बहुत बंडल मूवी थी, थोड़ा अच्छी मूवी बनानी चाहिए ना, पुष्पा टाइप की। पुष्पा ठीक थी जी सर, यार, RRR ठीक थी, दोनों ठीक थी। दोनों ठीक थी। उससे अच्छे थे KGF हाँ, चैप्टर यार। 2। अच्छा, सबसे अच्छी हो गई KGF। हाँ यार, सही बात है, साउथ के हीरो आजकल ज़्यादा चलने लगे हैं ना, It has सबको मज़ा आने लगा है कि किसी को अगर एक पंच मारो तो 5-6 बार वो गिरे, जब तक नहीं उड़ के हवा में, फिजिक्स की जब तक ऐसी की तैसी ना हो जाए। creates a kind of just सर एक बार मैं मूवी देख रहा था, हाँ, विलेन ने हीरो को मारा, हीरो जाके ऑटो में लड़ा, हीरो जगह पर ही गिर गया, ऑटो 3-4 राउंड रोल होके भाग गया। तो वही कह रहा हूँ, जब तक फिजिक्स की ऐसी की तैसी ना हो जाए तब तक जो है पिक्चर में मज़ा नहीं आता। चलो, हाँ भाई ये बताओ, एलिफेंट व्हेन दे परसीव डेंजर। अभी एक्चुअली एलिफेंट जो साउंड करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो एलिफेंट किस तरह का साउंड करते हैं? trumpet. उसको ट्रम्पेट बोलते हैं, Yes. ठीक है ना। और ट्रम्पेट तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, वो देखा है, वो जो ऐसे करके बजाते हैं दबा दबा This करके। word seems like elephant. हाँ, तो उसको हम ट्रम्पेट बोलते हैं। बहुत ऐसे ठीक है? भाग जाती है। हाँ, चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ भाई ये बता दो, पिक्चर पे ही आ गया। द फर्स्ट फिल्म ऑन द टैगोर वॉज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ। पहली पिक्चर सक्सेस हो जाती तो पिक्चर वाले क्या बनाते हैं? KGF बनी तो KGF 2 बनी ना, Yes, sir. Sir, please. तो क्या बोलेंगे? KGF 2 क्या होगी KGF 1 की? Sequential. सीक्वेंशियल नंबर होते हैं, Sequence. सीक्वल होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है जब एक नंबर से सारी चीजें हों। Sequel means after- सीरियल का मतलब Number after one. तो सस्पेंड, तो सीक्वल का मतलब होता है जब कोई एक चीज फेमस हो जाती है तो उसके बाद हम उसी हिसाब से दूसरी चीज बनाते हैं। जब 3 फिल्में एक साथ होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रायोलॉजी। जैसे एक फिल्म आई थी पहले टर्मिनेटर, उसके 3 पार्ट बने थे, तो वो क्या थी? एक तरीके की ट्रायोलॉजी थी। धूम के अब तक कितने पार्ट बने? 3 पार्ट बने, तो वो भी क्या है? ट्रायोलॉजी है। ठीक है ना। हालांकि ट्रायोलॉजी कहना पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए कि ट्रायोलॉजी में बेसिकली 3 पार्ट्स में वो मूवी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए। हाँ बताओ भैया, ये बता दो। माई सन इज वेरी, ही ट्रस्ट एवरीवन, क्या आ जाएगा? Fallible. फेलिबल, गलिबल, सेंसिबल, क्रेडिबल। No, sir. Sensible persons cannot do this. क्या सब पे भरोसा नहीं कर सकते? Yes, sir. अच्छा, सेंसिबल पर्सन वो होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, Yes. जो हर किसी को समझ सकते हैं। क्रेडिबल मतलब क्रेडिबिलिटी होता है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, जिसके ऊपर भरोसा, ट्रस्ट किया जा सके, क्रेडिट उसी बंदे का होता है ना। फैलिएबल का मतलब होता है जो गलती कर सके, ठीक। और गलीबल मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको कि हर कोई बेवकूफ़ बना ले। This man deserves this. तो माई सन इज वेरी गलीबल, ही ट्रस्ट एवरीवन। गलीबल टाइप, गलीबल टाइप, Gullible. गलीबल टाइप। ठीक है, समझ में आया? तो भाई ये थे सारे क्वेश्चंस, कुछ हमने डिस्कस किए, कुछ आपको खुद से करने हैं, ज़्यादा मैंने नहीं छोड़े हैं। स्पॉटिंग एरर में जानबूझ के कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि कुछ आप देखें, कुछ हम लोग आने वाले समय में जब हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे तो उसको हम लोग समझते रहेंगे। ठीक है, Thank you, sir. चलिए, थैंक यू। आज के आज मुझे एक ट्रिक पता चली। I found a trick today. क्या? किसी भी जेंडर का फेमिनिन जेंडर बनाने, जैसे लायन